गुंगिर अपनी कहानी का जॉन विक है, दुनिया का सबसे डरावना और मशहूर लीजेंडरी हत्यारा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वही आदमी अब एक साधारण हाई स्कूल का छात्र बन चुका है। पर धोखा मत खाना, उसके पास अभी भी वही स्किल्स हैं और वो गुंडों के झुंड को ऐसे पीट देता है जैसे ये बस उसके लिए एक आम मंगलवार हो। अपने टारगेट्स को चुपचाप खत्म करने के बाद वो अब अपनी शांत और सामान्य स्टूडेंट लाइफ को अपनाता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए चलो उसकी बैक स्टोरी में चलते हैं। ये बंदा अब तक का सबसे ताकतवर असैसिन था और अपनी आखिरी मिशन पर था ताकि हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ सके। अपने टारगेट चेयरमैन अकागी को पकड़ते हुए उसने गोली की रफ्तार से भी तेज रिएक्ट करते हुए सबको मौत के घाट उतार दिया। अकागी को पता था कि अब उसकी मौत पक्की है और वो रहम की भीख मांगने लगा। तभी हयाते, जो खुद भी एक असैसिन है और तुजी का सबसे अच्छा दोस्त है, ने उसे ख़त्म कर दिया। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें अकागी को मारने का टास्क दिया था, तो उन्होंने चेयरमैन को शूट कर मिशन पूरा किया। लेकिन किल के तुरंत बाद तुजी ने अकागी के फ़ोन की स्क्रीन देखी जिसमें उसकी और उसकी बेटी की फ़ोटो थी। तभी उसने फैसला किया कि अब वो इस खूनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनेगा और रिटायर हो गया। तुझे अपने घर लौट आया जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड माई उसका इंतज़ार कर रही थी ताकि उसके लिए अच्छा खाना बना सके। वापसी के रास्ते में हयात तुझे की तारीफ़ों के पुल बांध रहा था कि वो नंबर वन असैसिन है और उसकी स्किल्स कितनी कमाल की हैं। भले ही पूरी दुनिया उसके नाम से डरती थी, लेकिन हयाते मानता था कि ये उनके काम में फ़ायदा देता है। हालांकि वो पहले से ही उदास था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त हमेशा के लिए रिटायर हो रहा है। लेकिन तुझी अब इस काम से थक चुका था और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। ये सब तब से शुरू हुआ जब वो मराई अपनी गर्लफ्रेंड से मिला। वो बस उसके साथ और उनके कुत्ते जॉन के साथ एक शांत जिंदगी जीना चाहता था, वो सुकून जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। हयाते को लगता है कि एक असैसिन के लिए ये आसान नहीं होगा क्योंकि उसने पूरी जिंदगी बस मारना ही सीखा है। हैरानी की बात है कि ये बेरहम हत्यारा एक लवर बॉय भी है जो जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की सोच रहा था। घर लौटते वक्त तुझी एकदम स्मार्ट दिख रहा था और अपनी नई सामान्य जिंदगी का स्वागत करने जा रहा था। अपने प्यार से मिलने के लिए वो एक नर्वस लड़के की तरह खुद को तैयार कर रहा था। लेकिन अचानक खून की गंध ने उसे चौकन्ना कर दिया और एक अजीब डर उस पर हावी हो गया। वो मराई के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दौड़ा, उसकी उम्मीदें राख में बदल गईं। माई खून के तालाब में पड़ी थी और उसके कुत्ते का भी वही हाल था। टूटे हुए मन से वो उसके पास गया और सवाल करने लगा कि ये सब किसने किया होगा। तभी उसे पीछे हयाते की मौजूदगी महसूस हुई और उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को पुकारा। हयाते ने तुझी की तारीफ की कि वो हमेशा जान लेता है कि उसके पीछे कौन है। लेकिन सच्चाई ये थी कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती थी कि तुझी जैसे इंसान रिटायर होकर आराम से जिए, खासकर जब वो उनके मकसद में मदद करने से मना कर दे। हयाते का मानना था कि माई एक समस्या है, इसलिए उसने उसे मार डाला ताकि तुझी आज़ाद हो जाए। और फिर ओडिन की मर्जी के नाम पर उसने तुर्जी को भी वहीं ख़त्म कर दिया, अफसोस जताते हुए कि दुनिया ने सबसे बड़े असैसिन को खो दिया। अपने आखिरी पलों में तुर्जी ने कड़वी सच्चाई समझी। उसके जैसे आदमी के लिए खुशहाल अंत और सामान्य ज़िंदगी कभी संभव नहीं थी और उसकी वजह से उसकी प्रेमिका को उसकी खूनी ज़िंदगी की सज़ा भुगतनी पड़ी, बस इसलिए क्योंकि उसने हद से ज़्यादा सपने देखने की गलती की। तभी बेहोशी की हालत में उसने कई अनजानी आवाज़ें सुनी जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थीं। ये आवाज़ें उसके लिए अजनबी थीं जब तक कि उसने फिर से अपनी आंखें नहीं खोलीं। लेकिन इस बार वो तूजी असैसिन नहीं था और ना ही अपने प्रियजनों के पास मर रहा था। वो लड़का घबराकर बिस्तर से उठने की कोशिश करता है। धुंधली नज़रों के बीच जब उसने शीशे में देखा तो महसूस हुआ कि वो अब पूरी तरह कोई और बन चुका है। अब वो सबसे डरावना बेरहम असैसिन नहीं रहा, बल्कि एक नौजवान लड़का था। काइडो फुजिवारा को बताया गया कि उसने अपने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं
और पिछले 1 महीने में उसकी रिहैबिलिटेशन सफल रही है। डॉक्टर खुशी से कहता है कि उसकी खोई हुई यादें तब लौट आएंगी जब वो अपनी सामान्य जिंदगी में वापस जाएगा। यानी काइडो को शायद भूलने की बीमारी एमनेशिया थी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि कोरियन जॉन विक के लिए आखिरी याद वो दर्दनाक नज़ारा था। उसकी गर्लफ्रेंड खून में लथपथ और उसके प्यारे कुत्ते की लाश उसके पास। तुझी, वो हत्यारा जो अंधेरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था, अपने इकलौते दोस्त हयाते के धोखे से मारा गया। और अब अगली ही पल वो एक नौजवान लड़के के शरीर में है, जिसकी पहचान उसके ठंडे और खूनी अतीत से बिल्कुल अलग है। अभी उसके पास सुलझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अस्पताल में रहने के दौरान उसने कुछ बातें जोड़ ली हैं। असल में काइडो फुजिवारा, जिसका ये शरीर है, स्कूल जाते समय एक ट्रक हादसे में मारा गया था और ट्रक रिग्न का शिकार बन गया था। उस लड़के को एक जानलेवा ब्रेन इंजरी हुई थी, जिसके लिए तुरंत सर्जरी करना ज़रूरी था। और 1 महीने की कोमा में रहने के बाद आखिरकार वह होश में आया। लेकिन इस बार ये काइडो नहीं था, बल्कि तुझी था, जो सच में सर्जरी की पूरी प्रक्रिया और उसके तरीके को लेकर जिज्ञासु था। दुर्भाग्य से उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसकी मौत के तुरंत बाद क्या हुआ था। उसकी आखिरी याद बस इतनी थी कि किसी आवाज़ ने कहा था, तुझी का दिमाग बिल्कुल सही सलामत है। ये सब जोड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कोई कैजाकू स्टाइल लोबोटॉमी जैसी हरकत हुई है। उसकी मौत के बाद क्या क्या हुआ, ये सब साफ नहीं था, लेकिन अचानक उमड़ते भावनाओं ने उसे घेर लिया। वही बेरहम हत्यारा अब एक एक आंसू बहा रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड और अपने उजले भविष्य के खोने का गम करते हुए। अगले सीन में काइडो को डिस्चार्ज कर उसके माता पिता के पास भेजा जाता है। क्योको, उसकी माँ, अपने बेटे को सही सलामत देखकर रो पड़ती है, जैसे कोई भी माँ रोती। उसके पिता टेरो फुजिवारा दिलचस्पी से एक मंगा आर्टिस्ट हैं और वे भी अपने बेटे की तेज़ रिकवरी का जश्न मनाते हैं। माँ को की एमनेशिया को लेकर परेशान है, जबकि पिता उसे आश्वासन देते हैं कि जैसे ही वो अपनी सामान्य जिंदगी में लौटेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उत्साहित होकर दोनों बेटे से उसकी राय पूछते हैं, लेकिन उनकी खुशी के उलट तुझी के दिल में सिर्फ डर था। उसे समझ आ चुका था कि अब उसकी नई पहचान काइडो से बंध चुकी है, और अगर कोई उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा इंसान यहाँ आया तो हालात जल्द ही बिगड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो एक नकली मुस्कान के साथ अपने माता पिता को भरोसा दिलाता है कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंदर ही अंदर सबसे खतरनाक हत्यारे ने अभी के लिए घुल मिल जाने का फैसला कर लिया। सीन जल्दी से बदलता है। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, काइडो, अंदर से तुझी, सच में हैरान रह जाता है। ये बच्चा तो असल में ट्रस्ट फंड बेबी निकला, क्योंकि घर तो महल जैसा बड़ा है। पता चलता है कि उसका पिता कोई आम मंगा आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक सफल और नामी कलाकार है। भाई शायद सोलो लेवलिंग जैसा कुछ लिख चुका है। और हाँ, कमेंट्स में कूदने से पहले बता दूं, मुझे पता है कि वो एक मनहवा है। खैर, क्योको का ताल्लुक एक नामी डॉक्टर परिवार से है, तो ये भी कुछ कम बात नहीं है। क्योको उसे उसके कमरे में ले जाती है और जैसे ही काइडो अंदर आता है, वो एक पल रुककर अपने आसपास का माहौल महसूस करता है। कमरा बेहद साफ सुथरा और व्यवस्थित था, बिल्कुल एक आम हाई स्कूल के लड़के जैसा। लड़के के माता पिता को याद करते हुए तुझे को याद आता है कि कैसे दोनों उसकी तबीयत को लेकर परेशान थे और अस्पताल में बार बार उसका हाल पूछने आते थे। इसका मतलब है कि काइडो अपने परिवार से सच में प्यार और अपनापन पाता है, कुछ वैसा ही जैसा उसकी गर्लफ्रेंड ने हमेशा उससे चाहा था। खुश रहना, ये वो खुशी थी जो तुझी अपनी अससिन वाली जिंदगी में कभी महसूस नहीं कर सका। अब तुझी नहीं चाहता कि वो ऐसी जिंदगी जिए जिससे काइडो के माता पिता निराश हों। इसी दौरान उसकी नज़र एक दिलचस्प फोटो पर पड़ती है। इस बार सिर्फ काइडो के माता पिता नहीं, बल्कि एक और 3 लोगों का परिवार भी है। ये देखकर उसे समझ आता है कि उसे काइडो के बैकग्राउंड के बारे में जितना हो सके सीखना होगा। अगली सुबह एक नई मेहमान एंट्री मारती है। ये लड़की लंबी चौड़ी लिमोजिन में सिर्फ काइडो से मिलने आ जाती है, ये भूलते हुए
कि उसे अस्पताल से निकले बस एक दिन हुआ है। लगता है कि वो उससे मिलने के लिए ज़िद्दी है, क्योंकि उनका रिश्ता काफ़ी पुराना है। दरवाज़ा खोलते ही उसके पिता के सामने चमकती दमकती युजुआ खड़ी होती है, जो मुस्कुराते हुए पूछती है कि काइडो कैसे है। तभी काइडो झांक कर देखता है, ये वही लड़की है जो फोटो में थी। बिना एक पल गंवाए युजुआ उसे कसकर गले लगाती है और उसकी सेहत को लेकर चिंता जताती है। क्योको को उन्हें ऐसे दोस्ताना अंदाज में देखकर अच्छा लगता है। वहीं हमारा असैसिन चुपचाप सबके हाव भाव पढ़ रहा है और समझ जाता है कि युजुआ उसकी बचपन की दोस्त है। युजुआ खुश होकर उसे स्कूल के लिए राइड ऑफर करती है, लेकिन काइडो मना कर देता है। ये जानकर कि युजुआ का परिवार उससे भी ज्यादा अमीर है, टेरो बीच में कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन युजुआ उसे सीधा कार में धकेल देती है और वादा करती है कि वो उसका ध्यान रखेगी। जाते जाते वो कहती है कि काइडो की रिकवरी के जश्न में एक पार्टी होगी। माता पिता हैरान रह जाते हैं और अपने काम पर लौट जाते हैं, जबकि ये दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। स्कूल में कुछ ऐसे गुंडे जो देखने में ही सड़क पर पलने वाले लगते हैं, अपनी चाल चलने वाले होते हैं। उनके लीडर तेत्सु का इरादा युजुआ से उलझने का है। भले ही उसके दोस्त डर रहे हैं कि कहीं अमीर खानदान की बेटी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बड़ी मुसीबत ना मोल ले लें। तेत्सु उन्हें घूरते हुए याद दिलाता है कि बेवजह डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उनका कहना है कि वे पहले ही किसी खास शख्स से पैसे ले चुके हैं और अब उनके पास ये काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और यही है इन लोगों का असली खेल। जब ये लोग अपनी घटिया प्लानिंग पर चर्चा कर रहे होते हैं, तभी युजुआ की महंगी एस्कॉर्ट कार आ जाती है। लेकिन इस बार वो चौंक जाते हैं जब उसके साथ एक लड़का भी नजर आता है। उसके गुंडे बताते हैं कि ये बस एक आम लड़का है, उसका बचपन का दोस्त, जो हाल ही में एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। ये सुनकर तेत्सु के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आती है और वो पास आने लगता है। अगले सीन में युजुआ और काइडो अपने अपने क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। तुजी, अंदर का असैसिन, एक पल रुककर युजुआ की पर्सनैलिटी को आंकता है। उसे लगता है कि वो एक दयालु दोस्त है जो उसके लिए बड़ी बहन की तरह खड़ी रहती है। नए क्लासरूम में दाखिल होते हुए काइडो पहली बार एक सामान्य स्कूल लाइफ की झलक देखता है, क्योंकि उसने पहले कभी ढंग से स्कूल अटेंड नहीं किया था। अनजान लड़का अपनी सीट के बारे में पूछता है और एक क्लासमेट खुशी से उसका स्वागत करता है। लेकिन जैसे ही वो लड़का देखता है कि उसके पीछे लंबा चौड़ा तेत्सु खड़ा है, उसके चेहरे की मुस्कान डर में बदल जाती है। तेत्सु उसे धमकाते हुए कहता है कि इस क्लास में उसके लिए कोई जगह नहीं है और उसे उनके साथ चलना होगा। थोड़ी देर में वही गुंडों का झुंड उसे बाहर ले जाता है, जबकि मासूम काइडो अब भी सोच रहा है कि उसकी डेस्क यहीं कहीं है या नहीं। पहले की हंसी मजाक को याद करते हुए काइडो को शक होता है कि ये लोग उससे खेल रहे हैं, खासकर अब जब ये सब उसे घूर रहे हैं। गुस्से में काइडो उनसे सीधा पूछता है कि उसकी सीट कहाँ है। तेत्सु और उसके चमचे इस सीन का मजा ले रहे हैं। तेत्सु पास आकर एक डील रखता है, अगर काइडो घुटनों के बल बैठकर माफी मांग ले तो वो उसे सिर्फ कुछ घूंसे मारकर छोड़ देंगे। असल में तेत्सु के पेट में दर्द ये है कि युजुआ को काइडो पसंद है, उसे नहीं। तेत्सु तो यहाँ तक धमकी देता है कि अगर काइडो ने युजुआ के पास कदम भी रखा तो वो दोनों को मार डालेगा। मज़ेदार बात यह है कि ये धमकी वो शख्स को दे रहा है जो अंदर से असल में जॉन विक है। काइडो हालात को समझने के लिए एक पल लेता है और निराश होता है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने नए शिकारों के लिए जो अब पिटने वाले हैं। असैसिन का इरादा इस नए शरीर में किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था, क्योंकि वो साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहता था। आखिरी चेतावनी के तौर पर वो शांति से तेत्सु से कहता है कि अगर वो अपनी बात वापस ले ले तो ये मामला शांतिपूर्वक निपट सकता है। लेकिन ये सुनकर सुनहरे बालों वाला, नहाने से परहेज करने वाला गुंडा ऐसे भड़क उठता है जैसे उसने टैको बेल खाने के बाद डायरिया पकड़ लिया हो। तेज गुस्से में तमतमाया तेत्सु मुट्ठी कसकर सीधा काइडो पर हमला करता है, जैसे एक ही वार में उसे खत्म कर देगा। लेकिन हमारा ग्लोरियस किंग पहले ही उसकी हरकत पड़ चुका है।
वॉर की दिशा, ताकत और खुली कमजोरियां सब देख चुका है। उसके लिए ये एक घटिया पंच है जिसमें लाखों खुले मौके नजर आते हैं। इतना धीमा अटैक कि काइडो को जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ एक पंच से तेत्सु का कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता है। हालात को गंभीर समझते हुए काइडो खूबसूरती से एक पाम स्ट्राइक सीधे तेत्सु की ठुड्डी पर मारता है और फिर जूडो स्लैम से उसे जमीन पर पटक देता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि असली दुनिया उस नर्क के मुकाबले जिसमें वो जीता था कितनी बेकार तरीके से शांतिपूर्ण है। कुछ देर बाद यूजुआ उसकी मदद के लिए दौड़ती हुई आती है, लेकिन देखती है कि ये आदमी छत पर धूप में खड़े होकर ऑनरा फार्मिंग कर रहा है। असल में ये खतरे में नहीं था, ये खुद खतरा है। यूजुआ हैरान रह जाती है, सोचती है क्या ये वही काइडो है जिसे वो बचपन से जानती है। वो हिचकिचाते हुए पूछती है कि क्या ये सब उसी का काम है जिसने इन गुंडों को धूल चटा दी। शुरू में काइडो टालता है, लेकिन फिर बहाना बनाता है कि उसे बस एक बेकार झगड़े में घसीटा गया था। पता चलता है यूजुआ को भी ये खबर मिल गई थी, इसलिए वो फौरन छत पर उसे देखने भागी थी। वो मानना चाहती है कि मासूम दिखने वाला काइडो इतनी बुरी तरह से किसी को नहीं पीट सकता, लेकिन तभी उसकी नज़र काइडो की कॉलर पर पड़े खून के धब्बे पर जाती है। उसे लगता है कि काइडो को चोट लगी है। काइडो समझाने की कोशिश करता है कि वो ठीक है, लेकिन युजुआ गुस्से में उसे डांट देती है कि उसने उसे इतनी चिंता क्यों दी। उसका गुस्सा अचानक उदासी में बदल जाता है, मानो वो ये सोच भी नहीं सकती कि काइडो को चोट लगे। तुजी, अंदर का असैसिन, सोचता है कि उसे क्या हुआ, लेकिन फिर भी माफ़ी मांग लेता है। दोनों क्लास में लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन जाते जाते काइडो को पीछे से पिटे हुए सुनहरे बालों वाले गुंडे की बड़बड़ाहट सुनाई देती है। वो बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। सीन तुरंत कट होकर रात की उस पार्टी पर आता है जो यूजुआ ने पहले प्लान की थी। घर में शैंपेन और लजीज खाना सजा है, इतना बढ़िया कि लग रहा था जैसे गॉर्डन रामसे ने खुद पकाया हो। माता पिता हंसी मजाक में पल का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन काइडो के दिमाग में फिर से माई की मुस्कान और उसके कहे शब्द घूम जाते हैं, जल्दी खा लो, जिससे वो किलिंग मशीन से ईटिंग मशीन में बदल जाता था। यहाँ तक कि उनका कुत्ता भी खाना चखना चाहता था। उसी रात तुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया था, सोचते हुए कि क्या यही एहसास होता है अपने परिवार के साथ एक खुशहाल पल बिताने का। अब वही एहसास उसके अंदर फिर से जग रहा है जब वो आखिरकार एक सामान्य जिंदगी का स्वाद छक रहा है। खैर, युजुआ पार्टी में देर से पहुंचती है, जबकि आइडिया उसका ही था। काइडो के पिता बताते हैं कि युजुआ हाल ही में मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन वो कभी ये जाहिर नहीं करती और हमेशा हिम्मत का चेहरा लगाए रहती है। अचानक काइडो के सीने में एक बेचैनी सी उठती है, मानो उसके इंस्टिंक्ट्स उसे किसी खतरे का संकेत दे रहे हों। जिज्ञासा से वो अपना फ़ोन चेक करता है। उसकी बचपन की दोस्त का कॉल आ रहा है। कॉल उठाकर वो उसके हालचाल पूछता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसी पहले वाले गुंडे की आवाज़ सुनाई देती है। पंख खुश था कि लड़के ने तुरंत बात समझ ली और उसे अपने भेजे हुए कोऑर्डिनेट्स पर आने का न्योता दिया, और अगर कायदों ने मना किया तो वो युजुआ को भुगतने पर मजबूर कर देंगे। वैसे वही लड़की और उसका ड्राइवर अभी बंधक हैं, तो वो सच में मजाक नहीं कर रहा। पीछे से युजुआ की चीखती आवाज़ आती है। वो उसे आने से मना कर रही है, लेकिन हमारे लड़के को सब समझ आ चुका है। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो वो उसे चोट पहुंचाएंगे। तो वो डायरेक्शन पूछता है और गुंडा खुशी खुशी बता देता है। कॉल ख़त्म होते ही कायदो ऐसे एक्ट करता है जैसे किसी और दोस्त से बात कर रहा था। वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि उसे एक छोटा सा काम करके आना है और जल्दी लौट आएगा। सीन कट होता है। एक अंधेरी सुनसान फैक्ट्री में करीब दर्जन भर हथियार बंद बदमाश कायदों की धुनाई के लिए तैयार खड़े हैं। सिर्फ यही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी वहाँ मौजूद है और उसका बॉडीगार्ड साइड में आराम से वर्कआउट कर रहा है। लीडर गुस्से में है कि तात्सुया ने उसे यहाँ बुला लिया। वो लो प्रोफाइल में रहना चाहता था और ऐसे अचानक बुलावा आना उसे खतरे में डाल सकता है। खैर, वो घटिया इंसान बताता है
कि उसने युजुआ को पकड़ा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर पूरा किया जा सके। उन्हें उसकी विरासत, इनहेरिटेंस के बारे में कुछ सीक्रेट जानकारी चाहिए, पर अब तक युजुआ कुछ नहीं बोली। यही वजह है कि तात्सुया ने उसके बेस्ट फ्रेंड को बुलाया, वो लड़का जो हमेशा उसके आसपास घूमता है। सोचा कि अगर उसे धमकी देंगे तो वो सच उगल देगी, और अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो तात्सुया को ऑर्गेनाइजेशन में उसकी ऑफिशियल पोजीशन मिल जाएगी। लीडर मान जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि अगर वो फेल हुआ तो नतीजे बुरे होंगे। देखो इनुकामी, वो मसल मॉन्स्टर, बात करने वालों में से नहीं है। उसका सिर्फ एक ही काम है, मारना। और वो ये साबित करता है एक डंबल इतनी तेज़ी से फेंक कर कि दीवार ही तोड़ देता है। उसकी मौजूदगी से ही तात्सुया के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अगर वो असफल हुआ तो अगला नंबर उसी का होगा। यूजुआ गुस्से में भड़क जाती है और अपनी हालत और ख़राब कर लेती है, जबकि उसका असिस्टेंट उसे शांत करने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से इससे तात्सुया चिढ़ जाता है और उसे लात मारकर गिरा देता है। वो अपने आदमियों को कहता है कि असिस्टेंट को अलग ले जाए, और फिर यूजुआ पर ध्यान देता है। धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसका बचपन का दोस्त मर जाएगा। लेकिन यूजुआ फिर भी कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। गुस्से में तात्सुया वो ऑर्डर देता है कि कायदो को तुरंत उसके पास लाया जाए। अभी उनके पास 40 हथियारबंद गुंडे और एक पूर्व रेसलिंग चैंपियन है जिसने रिंग में एक आदमी की जान ले ली थी। ऐसे में कायदो के जीतने का सवाल ही नहीं उठता। तात्सुया को पूरा यकीन है कि कायदो एनिनुआमी के सामने टिक ही नहीं पाएगा, और आखिर में युजुआ सब कुछ उगल देगी। अब सीन शिफ्ट होता है। हमारा लड़का आखिरकार फैक्ट्री पहुंच जाता है। बाहर खड़े कुछ बेवकूफ़ जो जल्दी ही उसके नए शिकार बनने वाले हैं। बेफिक्री से चलते हुए लड़का उनके पास से निकलता है। उसके चेहरे पर ज़रा भी डर नहीं। तभी उनमें से एक उसे पहचान लेता है कि ये वही टारगेट है जिसकी तलाश थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लड़का बिना किसी मेहनत के उसकी गर्दन पर एक दर्दनाक वार करता है और उसे सेकंडों में ढेर कर देता है। 3 गुंडे गिरे नहीं कि बाकी झुंड टूट पड़ता है। लेकिन उनके लिए यही कयामत की शुरुआत थी। यह हाई स्कूलर उन्हें धूल चटा देता है, यहाँ तक कि एक बंदे को कूड़ेदान में दे मारता है। खतरनाक नज़रों से कायदो उन्हें चेतावनी देता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी नज़र के सामने मत आना। और हाँ, वन पीस सच में मौजूद है। सीन कट होता है तात्सुया पर। उसका बॉस परेशान होने लगता है कि लड़का अब तक आया क्यों नहीं। सोचता है कहीं डरकर भाग तो नहीं गया, लेकिन सिर्फ ये सुनहरा बालों वाला हरामी जानता है कि जिसने वो छत पर लड़ाई लड़ी थी वो बच्चा नहीं बल्कि एक दानव है। वो अपने लीडर सू को समझाने की कोशिश करता है कि उनका विरोधी बिल्कुल सामान्य नहीं है। तभी फैक्ट्री के बाहर उनके आदमी फूजीवारा का नाम चिल्लाने लगते हैं। युजुआ हैरान रह जाती है और सुनहरा कमीना डर से कांप उठता है। अगले ही पल दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है और एक आदमी का शरीर कागज़ की गेंद की तरह उड़ता हुआ तात्सुया के पैरों के पास गिरता है। मसल मैनियक टारगेट से भिड़ने को उत्साहित हो उठता है। इसी बीच वो मासूम सा दिखने वाला लड़का तात्सुया को उसकी पिछली चेतावनी याद दिलाता है। वो जानबूझकर अपनी ताकत को कंट्रोल कर रहा है ताकि इन लोगों को मार न दे। सुओ हैरान है कि एक बच्चा कैसे अकेले 20 गुंडों को कूट सकता है। टाई एडजस्ट करते हुए कायदो मांग करता है कि उसे अपनी दोस्त से मिलाया जाए। तभी युजुआ की चीख फैक्ट्री में गूंजती है। आवाज़ से कायदो अंदाज़ा लगा लेता है कि वो ठीक 30 मीटर आगे है। वो राहत महसूस करता है कि वो ठीक है और कमरे में मौजूद हमलावरों को स्कैन करता है। अगले 3 सेकंड में वो बिजली की रफ्तार से हर दुश्मन को ध्वस्त कर देता है, जिससे बॉस उसकी गॉड लेवल स्किल देखकर दंग रह जाता है। तात्सुया ज़मीन पर रेंगता है, समझ चुका है कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। मौत का डर उस पर हावी हो जाता है जब कायदो उसे पकड़कर वादा करता है कि अब इसे अच्छा सबक मिलेगा। कुछ ही पलों में वो बिजली जैसी तेज पंच मारता है, तात्सुया की हड्डियां तोड़ते हुए कॉलर बोन, लोअर रिब्स और कोहनियां। फिर एक हल्के से पुश से उसे पास की दीवार में दे मारता है। सुओ के आदमी डर से कांप उठते हैं,
लेकिन सुओ उन्हें भागने से रोकता है, कहता है कि उसे पैसे इसी काम के लिए मिल रहे हैं। अब सुओ को समझ आ रहा है कि उनका टारगेट बच्चा नहीं बल्कि एक राक्षस है। आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से युजुआ ने कुछ नहीं देखा। कायदो उसके पास जाकर उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो उसकी रस्सियां खोलने लगता है, दैत्याकार रेसलर मुक्का मारने आता है। युजुआ चीख उठती है। सुओ को उम्मीद होती है कि शायद अब जीत का चांस है, लेकिन धूल छौंकने पर सच्चाई सामने आती है। पंच कनेक्ट ही नहीं हुआ, उल्टा कायदो ने उसे काउंटर किक मारकर रोक दिया। रेसलर दोबारा अटैक करता है, मगर कायदो उसे फिर से मोड़ देता है और चेहरे पर इतना भयानक पंच मारता है कि उसकी नाक चकनाचूर हो जाती है। फिर भी रेसलर सोचता है कि कायदो उसे हरा नहीं पाएगा। कुछ वारों के बाद कायदो समझ जाता है कि ये सबसे टफ विरोधी है और हाई स्कूलर के शरीर में होते हुए इसे एक ही वार में गिराना आसान नहीं होगा, तो वो दूसरी रणनीति अपनाता है। जैसे ही रेसलर फिर से वार करने आता है, कायदो पलक झपकते ही गायब होकर उसकी पसलियों को टारगेट करता है। घुटनों और पंच का लगातार हमला करते हुए वो उसे डर से भर देता है और बेहोश कर गिरा देता है। गोलियत को हराने वाले डेविड की तरह कायदो की जीत होती है। ये देखकर बाकी 6 गुंडे भाग खड़े होते हैं, जो उनका सबसे समझदारी भरा फैसला था। कायदो जल्दी से युजुआ की रस्सियाँ खोलता है और खुश होकर कहता है कि उसे देखकर अच्छा लगा। वो भरोसा दिलाता है कि सब कंट्रोल में है और उसका असिस्टेंट भी ठीक है। लेकिन इस तरह की घटना किसी भी लड़की के लिए आघात देने वाली है, इसलिए कायदो सोचता है कि शायद वो डरी हुई है। लेकिन मज़ेदार बात यह होती है कि युजुआ उसका टाई पकड़कर उस पर गुस्सा उतार देती है, क्योंकि उसने आसान रास्ता छोड़कर सबसे खतरनाक तरीका चुना। वो कहती है कि पुलिस को बुलाकर या बड़ों से मदद लेकर मामला सुलझाया जा सकता था, लेकिन भाई को तो मूवी स्टाइल एंट्री मारनी थी और अकेले 40 लोगों को धूल चटानी थी। फिर भी वो शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी हिफाजत के लिए इतना किया। उसका ये डर कायदो को उसकी पुरानी दोस्त मरआई की याद दिला देता है, जो हमेशा उससे कहती थी कि घर लौट आना, क्योंकि उसे खोने का डर रहता था। कायदो वादा करता है कि अब से वो उसे कभी चिंता नहीं कराएगा। उनका ये पल असिस्टेंट की कराहों से टूटता है। पुलिस के सायरन बजने लगते हैं और कायदो समझ जाता है कि अब घर लौटने का वक्त है। दूसरी ओर सुओ किसी तरह भाग निकलता है, समझ नहीं पा रहा कि जब मसल मॉन्स्टर भी नाकाम हो गया तो ये बच्चा आखिर है क्या। लगता है इस आदमी का भी अपना एक बॉस है, कोई अंडरग्राउंड क्राइम का बड़ा किंगपिन। ये डरावना बॉस बताता है कि उसने एक लांसलॉट भेजा है उस लड़के को ख़त्म करने के लिए। अब जबकि लड़के ने ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग में दखल दे दी है, तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले चलो अपने लड़के की तरफ लौटते हैं। कायदो अब घर पर है, अपने बिस्तर पर आराम कर रहा है। उसे पता है कि अकेले निकलने के चक्कर में उसने अपने पेरेंट्स को परेशान कर दिया। वो सो रहे हैं और कायदो को याद आता है कि उसकी वापसी पर उनके चेहरे पर कितनी चिंता थी। शुक्र है कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि उसका सीधे सीधे उस मामले में हाथ नहीं था। जहाँ तक गुंडों का सवाल है, उनका असली मिशन और मकसद अभी भी कायदो के लिए साफ नहीं है। और फिर जो आदमी पूरे ऑपरेशन का इंचार्ज था, सू, वो भी सीन से गायब हो गया। कायदो को लग रहा है कि परछाइयों में इससे भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सुबह जॉगिंग करते हुए वो सोचता है कि अब वो नहीं चाहता कि उसके आसपास किसी को चोट पहुंचे। तभी अचानक कई प्रोजेक्टाइल उसकी तरफ दागे जाते हैं और वो तुरंत हवा में उछलकर उनसे बच निकलता है। जिसने हमला किया वो हैरान रह जाता है कि लड़का उनकी गोलीबारी से बच गया। वैसे कायदो को पहले से पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो घर से बाहर निकलकर खुद को आसान टारगेट बना रहा था। सामने वाले की तरफ मुड़कर कायदो उससे उसके इरादों के बारे में पूछता है। वो डरावना पीछा करने वाला मानता है कि लड़के ने उसे अपने बेडरूम से ही पहचान लिया, जो उसके साथ पहली बार हुआ है। अब ये पक्का हो गया कि ये लड़का कोई आम बच्चा नहीं है। कायदो भी उसकी तारीफ करता है कि उसने अपने निशान इतनी अच्छी तरह छुपाए और फैक्ट्री में मिले गुंडों से एकदम अलग लेवल का काम किया।
इन दोनों बातों से साफ है कि ये आदमी किसी नॉर्मल सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। तो सवाल ये है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा था। स्टॉकर को भी कायदों में दिलचस्पी हो जाती है। सोचता है कि शायद इस लड़के का भी उसके काम से कोई कनेक्शन है। लेकिन कायदो अपनी सादगी बनाए रखता है और कहता है कि वो तो बस एक साधारण हाई स्कूलर है। अब और बातें करने का मूड नहीं। सामने वाला अपने ब्लेड तैयार करता है फाइनल लड़ाई के लिए। ये सीन हमारे हीरो को अपने पिछले जन्म की याद दिलाता है। हत्यारा आधिकारिक तौर पर घोषणा करता है, फूजीवारा कायदों का अंत आ गया है। ये वही आदमी है, ग्रेट विल ऑन ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 67 रैंक वाला एजेंट सांजो। फाइटिंग स्टांस लेते हुए कायदो सोचता है कि वो भी कभी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। अब चलते हैं ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स की तरफ। काउंसिल का सदस्य अकात्सुकी गुस्से में है क्योंकि युजुआ को किडनैप करने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। अकात्सुकी मानता है कि अगर मिशन की शुरुआत से ही किसी लांस को भेजा जाता तो मामला कब का ख़त्म हो चुका होता। अब झूम आउट करते हैं और इस संगठन की ताकत पर ध्यान देते हैं। ये ग्रुप दुनिया को अराजकता कैओस में धकेलने में सक्षम है क्योंकि इसके पास 1000 हत्यारे असैसिन्स मौजूद हैं। उनमें से टॉप 100 को लांस की उपाधि दी गई है। ये इतने भरोसेमंद होते हैं कि उनका मिशन लगभग 100% सफल ही होता है। मिनामी और अकात्सुकी में कई समानताएं हैं। मिनामी बताता है कि वे एक खास खजाने की तलाश में हैं जो दुनिया का संतुलन बदल देगा। उस खजाने का नाम है फेनरियर का सीड, फेनरियर्स सीड, और युजुआ को उसका मौजूदा मालिक माना जा रहा है। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी बीच योशिमा खुलासा करता है कि उसने पहले ही इस काम के लिए सांजू को भेज दिया है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि लांस का इस्तेमाल करने से पहले ओडिन की अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन यही तो बात है, योशिमा पहले ही ओडिन की इजाज़त ले चुका है। उनका मानना है कि युजुआ का बॉडीगार्ड कचरा है, वो ये काम नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि पीछे कुछ और खेल चल रहा है। योशिमा दुश्मनों को बड़ा खतरा मानता है और इसीलिए चाहता है कि उन्हें लांस के हाथों मिटा दिया जाए। अब सीन कट होता है लड़ाई पर, जहां कैडो समझ जाता है कि वो उसी संगठन के किसी बंदे से भिड़ रहा है। सांजू की स्टांस परफेक्ट और पढ़ना मुश्किल है, जो उसकी लांस वाली एलाइट पोजीशन को साबित करता है। यही हमारी बॉय के सबसे बुरे शक की पुष्टि करता है कि युजुआ की सारी मुसीबतें असल में इसी संगठन द्वारा कंट्रोल की जा रही हैं। यह कोई साधारण इनहेरिटेंस लूट का मामला नहीं है, बल्कि इससे कहीं बड़ा। सांजू जल्दी ही कैडो की पोजीशन पढ़ लेता है और कहता है कि यह लड़का हाई स्कूलर तो बिल्कुल नहीं है। इस बच्चे में बिल्कुल भी डर नहीं है, बल्कि तलवार सामने होने पर भी यह नेचुरल दिखता है। खतरा भांपकर कैडो युजुआ की सुरक्षा के लिए तुरंत हमला करता है। पहले कुछ पंच आसानी से चकमा दिए जाते हैं। एक्सपर्ट असैसिन नोट करता है कि बच्चा बेहद तेज है और सीधे उसके कमज़ोर पॉइंट्स को टारगेट कर रहा है। इस नज़रिए से तो लगता है कि कैडो भी अपने आप में किसी दर्जे का हत्यारा है। लेकिन सांजू कोई मजाक नहीं है। वह लगभग उसका चेहरा छेद ही देता है, जिससे कैडो को पीछे हटना पड़ता है। इस छोटे से टकराव से कैडो को पता चलता है कि उसका दुश्मन किस तरह की फाइटिंग स्टाइल में माहिर है। सांजू ऐसा फाइटर है जो हमेशा अपनी रेंज को फ़ायदे में इस्तेमाल करता है। असैसिन बच्चे की स्किल से प्रभावित होता है और तय करता है कि अब वह पूरी तरह से आक्रामक होगा। वह हवा में उछलकर हमला करता है। शुरुआत में बटरफ्लाई स्लैश मारने का इरादा था, लेकिन अचानक स्टांस बदलकर कैडो को भ्रमित करता है। सांजू सचमुच खुश है कि उसका प्रतिद्वंदी इतनी आसानी से डॉज कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारा बॉय यह समझने लगता है कि ताकत और गति के मामले में वह अभी बहुत पीछे है। ऐसे दुश्मन को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके पूरे माहौल को स्कैन करना। जब एलाइट लांस लगातार आक्रामक हमला कर रहा था, तब उसे लगा कि आखिरकार उसे वार करने का एक मौका मिल गया है। लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब फाइनल ब्लो के समय कैडो बड़ी आसानी से अपनी जैकेट उतार देता है और गर्दन पर सटीक वार कर देता है। चौंकाने वाली बात यह है कि लांस ने समय रहते उसे चकमा दे दिया और जवाबी वार से पलटवार किया।
उसकी धारदार तलवार कैडो को घायल कर देती है। खून बहने लगता है और तब उसे एहसास होता है कि वो एक बेहद खतरनाक लांस से भिड़ रहा है। अपनी कमज़ोर और अनट्रेंड बॉडी की वजह से कैडो अपनी सीमाएं महसूस करने लगता है। वहीं दूसरी ओर लांस उसकी चालाकी से प्रभावित होता है। वह कहता है कि कैडो की मूवमेंट इतनी परफेक्ट है कि कोई भी उसे एक प्रोफेशनल फाइटर मान लेगा। फ़र्क बस इतना है कि उसमें किलिंग इंटेंट की कमी है। असल में उसे तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट को ख़त्म करने का ऑर्डर मिला था। लेकिन अब उसे समझ आता है कि लांस को क्यों भेजा गया, क्योंकि कैडो संगठन की योजनाओं के लिए बड़ा खतरा है। यही कारण है कि उसे तुरंत ख़त्म करना ज़रूरी है। अब कैडो को भी पक्का यकीन हो जाता है कि युजुआ की पूरी मुसीबतें उसी संगठन से जुड़ी हुई हैं। इस बार लड़ाई का अंदाज बदलते हुए सांजू अपना कम्बैट मोड एक्टिव करता है और एक ज़बरदस्त पोज लेता है। वह कसम खाता है कि अब कुछ भी नहीं छुपाएगा और अपनी असली किलिंग इंटेंट दिखाएगा। सांजू ड्रैगन डांस फॉर्म में झपटता है, जिसमें सैकड़ों ब्लेड स्ट्राइक्स लगातार बरसते हैं। उसकी रफ्तार इतनी पागलपन भरी है कि पल भर में एक पूरा पेड़ चीर कर गिरा देता है। उधर कैडो किसी तरह सुरक्षित जगह ढूंढता है, लेकिन तभी उसकी कवर पूरी तरह चीर दी जाती है और वहां से पानी का झरना फूट पड़ता है। अब कैडो को दूसरी चोट लगती है और साफ हो जाता है कि वो एक एस क्लास यूजर से भी टकरा रहा है, वो भी लांस के ऊपर। लगातार वॉर इतने घातक हैं कि कैडो भी बिना जख्म खाए नहीं बच सकता। सांजो गुस्से में आकर उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो भी एक किलर है और पूछता है कि अगर यूजुआ को कोलेट्रल डैमेज के तौर पर मार दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहीं पर उसने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसकी ये लाइन कैडो का ट्रॉमेटिक फ्लैशबैक ट्रिगर कर देती है। इस बार उसे अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा नहीं, बल्कि अपने दोस्त का चेहरा दिखता है। गुस्से में भड़क कर कैडो सीधा उस पर टूट पड़ता है, उसकी तलवार छीन लेता है और पलक झपकते ही उसके कंधे पर गहरा वार कर देता है। सब इतना तेजी से होता है कि एलाइट लांस भी समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। अब उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल है, ये बच्चा किस तरह का राक्षस है। कैडो कसम खाता है कि वो पिछली बार जैसी ग्लानि और पीड़ा दोबारा महसूस नहीं करेगा। वह हर हाल में युजुआ की जान की हिफाजत करेगा। लांस मानता है कि उसका प्रतिरोध करना बेमतलब है, क्योंकि उसका मरना तो भगवान की मर्जी है। लेकिन कंधा कटने के बाद भी वो लड़ने को तैयार है। फ़र्क बस इतना है कि अब उसकी अंतहीन स्लैशेस बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि कैडो हर वार को एक प्रोफेशनल की तरह रोक रहा है। सांजू कैडो को कायर कहकर ताना मारता है, लेकिन इसी दौरान वो खुद अपनी गलती से पूरी तरह ओपन हो जाता है। उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए कैदो उसके ठीक पीछे जाता है, उसकी जांघ पर दर्दनाक रूप से वार करता है और इस पेशेवर हत्यारे को इतना शोर करने के लिए तिरस्कार करता है। इस हालत में पहुंचकर संजू मदद नहीं कर सकता, लेकिन सवाल उठाता है कि यह आदमी अचानक इतना तेज कैसे हो गया। पिछली बार की तरह ही रणनीति का उपयोग करते हुए वह हमारे लड़के को दबाने की कोशिश करता है। यह उसके लिए विनाशकारी साबित होता है, क्योंकि कैदो उसके बाएं हाथ के चारों ओर कई घाव छोड़ देता है, यह खुलासा करते हुए कि अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह उसकी हर चाल को पहले ही पढ़ चुका है। अपने अगले हमले में कैदो अविश्वसनीय गति के साथ फट पड़ता है, एक बे ब्लेड की तरह घूमते हुए, और संजू के शरीर पर ताबड़तोड़ वार करता है। अपनी खतरनाक नज़रों के साथ वह भाले के अंत की घोषणा करता है, जो अभी भी यह सवाल कर रहा है कि कोई इतनी तेज चाकूबाजी और ईश्वरीय गति कैसे हासिल कर सकता है। उसकी लड़ाई का तरीका उसे गुंगिर की क्रोध की याद दिलाता है, जो उनके बीच नंबर एक हत्यारा है। काओ बेरहमी से इस आदमी के शरीर को चीरता है जब तक कि वह खून का तालाब नहीं बहा देता। लड़ाई खत्म हो जाती है और संजू को एहसास होता है कि वह शुरू से ही कितना कमज़ोर था। भारी सांस लेते हुए भाला डर से कांपता है, यह महसूस करते हुए कि वह अब एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकता, क्योंकि उसकी बाहों की नसें कट चुकी हैं। लेकिन हमारा लड़का इतना दयालु है कि उसे कम से कम एक पैर छोड़ देता है ताकि वह किसी तरह चल सके। बाकी के लिए यह हत्या मशीन उसे आश्वस्त करती है कि उसका भाले के रूप में करियर खत्म हो चुका है
और वह अब किसी को मार नहीं पाएगा। बेरहमी से कैदो टिप्पणी करता है कि इस तरह हत्यारा अपनी वह पहचान खो देगा जो उसके लिए सबसे कीमती है। यह मौत से भी बदतर सज़ा है क्योंकि ये लोग सामान्य समाज में घुल मिल भी नहीं सकते। लेकिन इस आदमी को अकेला छोड़ने से पहले लड़का अपने 2 सवाल घोषित करता है, यह वादा करते हुए कि अगर वह जवाब देने से इनकार करेगा तो वह उसका दूसरा पैर भी दर्दनाक रूप से काट देगा। अपने पहले सवाल के लिए वह उस आदमी का नाम जानना चाहता है जिसने आदेश दिया और वे विशेष रूप से उस लड़की को क्यों निशाना बना रहे हैं। मूर्ख की तरह हंसते हुए संजू खुलासा करता है कि वह यातना या मौत के बावजूद बात नहीं करेगा क्योंकि उसने अपने एकमात्र भगवान के प्रति वफादारी की कसम खाई है और वह कभी भी उसकी इच्छा को धोखा नहीं देगा। भगवान का जिक्र कैदों के लिए सब कुछ स्पष्ट कर देता है, लेकिन दुर्भाग्यवश चारों ओर सायरन बजने लगते हैं। संजू की लापरवाही ने पुलिस को आकर्षित कर लिया है। उस छोटे से मौके में वह अपनी एकमात्र टांग का उपयोग करके भागने में सफल हो जाता है। वह बच्चे को भी सलाह देता है कि वह पकड़े जाने से पहले भाग जाए। जाने से पहले संजू सोचता है कि क्या यह लड़का वाकई एक सामान्य हाई स्कूल छात्र बनना चाहता है। यह सवाल उसे यादों की गलियों में ले जाता है क्योंकि कैदों को याद आता है कि उसके आसपास के सभी लोग सोचते थे कि वह एक सामान्य जीवन नहीं जी सकता क्योंकि उसने अपना जीवन एक ठंडे खून वाले हत्यारे के रूप में जिया है। अब भी जब वह खून से लथपथ है, यह विचार उसे चिपक जाता है, क्या वह वाकई सामान्य है? क्या उसे हाई स्कूल छात्र भी माना जा सकता है? यह सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन हम मुख्यालय की ओर बढ़ते हैं जहां योशिमा को संजू के अपडेट के बारे में पता चलता है। इजुमो रिपोर्ट करता है कि भाला प्रभावी रूप से नष्ट कर दिया गया है, इतना कि वह अब काम भी नहीं कर सकता। अकात्सुकी कैदों की एक विशेषज्ञ हत्यारे को हराने की क्षमता से चकित है। उत्साह से भरा हुआ इजुमो पुष्टि करता है कि वह जो भी था एक राक्षस था क्योंकि संजू ने उस आदमी की हरकतों को गुंगिर के समान बताया, एक ऐसा नाम जो उन सभी का ध्यान खींचता है। यहाँ तक कि अकोत्सुकी को लगता है कि इस आदमी की तुलना अब तक के सबसे मजबूत चाकू उपयोगकर्ता से करना अतिशयोक्ति है। इजुमो उनकी हताशा को समझता है, खासकर जब गुंगिर का नाम हल्के में नहीं लिया जाता। मिनामी उनकी बहस को रोकती है जबकि अकोत्सुकी तुजी की महत्वपूर्णता और विशेषता के बारे में शिकायत करता है। बहरहाल वे मानते हैं कि युजुआ का यह अज्ञात बॉडीगार्ड काफ़ी शक्तिशाली साबित हुआ है। उसने न केवल उनकी योजनाओं को बिगाड़ा बल्कि एक लांस स्तर के प्रतिद्वंद्वी को भी नष्ट कर दिया। इस घटनाक्रम के साथ योशिमा और बाकी लोग अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। यह पूरी स्थिति योशिमा को कैओ फुजिवारा के रहस्य पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। हमारे लड़के की बात करें तो वह अपने कमरे में वापस जाता है और चुपके से अपनी चोटों का इलाज करता है। उसे अपनी पहचान को लेकर थोड़ा संकट महसूस हो रहा है क्योंकि वह जानता है कि उसे एक सामान्य हाई स्कूल छात्र होना चाहिए, न कि पहले की तरह एक हत्यारा। दुर्भाग्यवश उसे युजुआ को संगठन की नज़रों से बचाने में मदद करनी होगी। और फिर यह भी है कि अब जब उसने एक लांस को हराया है तो वे उसे और भी निशाना बनाएंगे। इस तरह के शरीर के साथ वह नुकसान में रहेगा। इसलिए कैदो मेहनत करने और फिर से मजबूत होने का इरादा रखता है। अगर उसे यह शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखना है तो उसे हर संभव प्रयास करना होगा ताकि यह सुरक्षित रहे। ग्रेट विल संगठन की बात करें तो अकोत्सुकी स्वेच्छा से आगे आता है और इस रहस्यमयी आदमी को अपना निशाना बनाने में गहरी रुचि दिखाता है। वे हैरान हैं, लेकिन इजुमो सोचता है कि इस स्तर के खतरे के लिए यह एक शानदार विचार है। आखिरकार अगर यह आदमी वाकई तुझी जैसा है तो एक साधारण लांस काम नहीं करेगा। उत्सुक अकोत्सुकी इस खतरे को ख़त्म करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करने के लिए और भी खुश है। वैसे यह आदमी कोई मजाक नहीं है। वह कुल मिलाकर 9वें स्थान पर है और सबसे महान हथियारों में से एक है। युजुआ के अपहरण के एक दिन बाद कैदों के माता पिता और वह लड़की उसके अस्पताल से छुट्टी मिलने की खुशी में एक बड़ा स्वागत समारोह आयोजित करते हैं। अपने प्यार को दिखाने के लिए उसके पिता ओमिरस पेश करते हैं जिसे बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत की थी।
हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वह डिश काफ़ी अजीब दिखती है। इसके बाद युजुआ कहती है कि उसने भी उसके लिए कुछ ख़ास बनाया है और वह उसके सामने एक लजीज बीफ स्टू की प्लेट रखती है। गर्व भरी मुस्कान के साथ वह उसे कहती है कि वह इस उत्कृष्ट कृति को गर्मा गर्म खाए। जैसे ही वह स्वाद लेता है, हमारे लड़के को तुरंत अतीत की एक झलक मिलती है जब वह घर छोड़ रहा था। माई ने पूछा था कि क्या वह फिर से देर से आएगा। हालांकि उस समय उसने कहा था कि वह डिनर के समय घर आ जाएगा क्योंकि उसे बस किसी से मिलना था और एक दो चीज़ें लेनी थीं, बिना अपने असली काम का कोई संकेत दिए। मिया यह सुनकर बहुत खुश हुई थी क्योंकि वह उस दिन उसका पसंदीदा बीफ स्टू बना रही थी और इससे वह बहुत खुश हुआ था। फिर उसने उत्साह भरी आंखों से कहा था कि वह लौटने पर उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण साझा करेगा और फिर वह चला गया था। मिया ने अपनी कीमती मुस्कान और जॉनी बॉय को बाहों में लिए हुए उसे अलविदा कहा था। बीफ स्टू खाते समय कैदों को दुख होता है कि वह मिया को कभी नहीं बता पाया कि वह हत्यारे का जीवन छोड़कर उसके साथ रहने वाला था। युजुआ उसकी निराशा देखकर नाराज हो जाती है और पूछती है कि क्या यह वाकई इतना बुरा था। लेकिन हमारा लड़का अचानक उसका खाना इस तरह खाने लगता है जैसे यह उसका आखिरी भोजन हो। आंखों में आंसू भरते हुए वह कहता है कि यह बहुत स्वादिष्ट है। यह सुनकर युजुआ खुश हो जाती है और उसकी माँ कहती है कि अगर उसे भूख लगी है तो उसके लिए और भी खाना तैयार है। तभी वह देखता है कि उसका पिता पैन में आग लगाकर मजाक कर रहा है और युजुआ केक खाकर मुस्कुरा रही है। हमारा हीरो दिल से शुक्रगुजार होता है कि उसके पास इतना प्यारा परिवार है। थोड़ी देर बाद वह युजुआ को घर छोड़ने निकलता है क्योंकि हाल ही में हालात और ख़तरनाक हो गए हैं। रास्ते में वह उससे पूछता है कि क्या उसने कुछ अजीब नोटिस किया है, लेकिन युजुआ कहती है कि उसके घर के चारों ओर पुलिस तैनात है, तो अभी वह सुरक्षित है। हैरान होकर काइडो उससे पूछता है कि उसका बटलर साथ क्यों नहीं है। युजुआ बताती है कि उसने खुद उसे दूर रहने को कहा क्योंकि वह इतना परेशान करने वाला है कि उसके रहते कभी मज़ा ही नहीं आता। फिर वह मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे आज बहुत मज़ा आया। बहुत दिनों बाद वह इतनी हंसी, लेकिन अचानक उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वह मानती है कि अपने पिता को खोने के बाद से वह अंदर से काफ़ी उदास रहती थी। यह सुनकर काइडो बिल्कुल चुप हो जाता है। तब युजुआ कहती है कि उसने उसे यह बात पहले नहीं बताई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके अमनेशिया याददाश्त खोने पर और बोझ पड़े। वह बताती है कि यह सब लगभग 2 महीने पहले हुआ था, उसी समय जब कार एक्सीडेंट हुआ था और काइडो कोमा में चला गया था। काइडो को समझ आता है कि यही वजह थी कि उस समय युजुआ इतनी भावुक थी, लेकिन उसने कभी अपना दुख बाहर नहीं दिखाया और हमेशा हंसते हुए सब सहा। हमारा लड़का माफ़ी मांगता है कि उसने उसे चिंता दी, लेकिन युजुआ कहती है कि कोई बात नहीं और जोड़ती है कि वह बिल्कुल भी नहीं बदला है। हाँ, थोड़ा परिपक्व ज़रूर हुआ है, लेकिन बचपन से ही उसकी आदत थी कि जब भी कोई उससे बड़े बच्चे युजुआ को तंग करते तो वह उनसे लड़ पड़ता, जबकि जानता था कि जीत नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे हाल ही में जब युजुआ का अपहरण हुआ, वह उसके लिए आया, लेकिन युजुआ को उसकी ज़बरदस्त लड़ाई देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। फिर युजुआ शक से पूछती है कि उसने आखिर उसे कैसे बचाया। गाइडो बात घुमाता है और कहता है कि सब लोग उसे देखकर डर गए थे, जो सच भी था क्योंकि उसने उन गुंडों का बुरा हाल कर दिया था। युजुआ को और भी शक होता है, लेकिन वह सोचती है कि फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना काफ़ी है कि वह ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए आया। वह बताती है कि जब गुंडे उसे और कवाई को धमका रहे थे तो वह बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने काइडो का चेहरा देखा, जो सुबह के सूरज से भी ज़्यादा चमक रहा था, वह सच्चे दिल से खुश हो गई। इसके लिए वह उसे धन्यवाद देती है। काइडो अपनी स्मूथ स्टाइल में कहता है कि वह उसे जितनी बार भी ज़रूरत पड़े हमेशा बचाएगा। यह सुनकर युजुआ टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो जाती है। शर्माते हुए वह उससे पास आने को कहती है और फिर अपना फ़ोन निकालकर उसके साथ एक क्यूट सेल्फी लेती है। तस्वीर देखकर खुश होकर कहती है कि इसे वह अपना वॉलपेपर बनाएगी
ताकि उसे आज का दिन हमेशा याद रहे। उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि स्कूल में इससे अजीब अजीब अफवाहें फैल सकती हैं। धीरे से वह बुदबुदाती है कि यह उसे आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। और जब वह देखती है कि काइडो अपनी जानलेवा एक्सीडेंट के बाद भी उसकी चिंता कर रहा है, तो उसे भी प्रेरणा मिलती है कि अब अपने पापा की अचानक मौत से चिपक कर रोना छोड़ दे। हमारा हीरो मुस्कुराता है, समझते हुए कि युजुआ भी उसकी तरह ही जूझ रही है। यही सोचकर वह उसे और भी ज़्यादा बचाने का निश्चय करता है। उसी समय युजुआ अपना फ़ोन निकालती है और उसे अपने पिता की तस्वीर दिखाती है। काइडो की आत्मा जैसे शरीर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वह उस चेहरे को पहचान लेता है। वह पूछता है कि क्या वही उसके पिता हैं। युजुआ कहती है कि उसकी अमनेशिया काफ़ी गंभीर है, वरना वह जानता कि उसके पिता हमेशा उससे कितने अच्छे थे। गंभीर चेहरे के साथ वह कहती है कि बहुत से लोग उसके पापा की बुराई करते थे, लेकिन उसके लिए वह हमेशा सबसे प्यारे इंसान थे। काइडो तस्वीर देखता है जिसमें युजुआ के पिता उसे अपनी पीठ पर उठाए हुए हैं। वही तस्वीर उसने पहले भी देखी थी, अपने आखिरी मिशन के बाद। और उसे अंदर से चीरने वाला सच सामने आता है कि युजुआ के पिता की जान उसी ने ली थी। वह याद करता है कि ट्रिगर तो हयाते ने दबाया था, लेकिन मिशन उसने भी आंख बंद करके स्वीकार कर लिया था। उसे बताया गया था कि चेयरमैन अकागी ने संगठन से गद्दारी की थी, इसलिए उसे ख़त्म करना ज़रूरी था। उस समय उसने कुछ भी महसूस नहीं किया, लेकिन अब युजुआ की सच्चाई जानकर उसका दिल अपराध बोध से भर जाता है। वह सोचता है कि युजुआ को सच बता दे कि वही संगठन का एजेंट था जिसने उसके पिता की हत्या करवाई, लेकिन वह अब भी फैसला नहीं कर पाता। अगले दिन स्कूल में वह चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठा रहता है, जबकि लड़कियां नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट के बारे में बातें करती रहती हैं। सब उम्मीद कर रही हैं कि वह कोई हॉट लड़का होगा। क्लास में नए स्टूडेंट का ऐलान होता है और जैसे ही वह लड़का अंदर आने की अनुमति मांगता है, काइडो उसकी आवाज़ पहचान कर चौंक जाता है। गुलाबी बालों वाला हंसमुख लड़का जैसे ही कक्षा में आता है, काइडो उसकी ओर देखता है और भीतर तक सिहर जाता है। उसे तुरंत समझ आता है कि यह साधारण ट्रांसफ़र स्टूडेंट नहीं, बल्कि संगठन का एक और हथियार है। वह लड़का अचानक काइडो की ओर देखता है और ठंडी, बेरहम नज़रों से उसे घूरता है, जैसे साफ साफ बता रहा हो कि उसका असली लक्ष्य वही है। कोई शक नहीं, वह गुलाबी बालों वाला लड़का संगठन के 12 दिव्य भालों में से एक है, कात्स्की, जिसका कोड नाम है बाइडेंट। बाद में पीआई स्पोर्ट्स क्लास के दौरान पूरी भीड़ नए स्टूडेंट के लिए चीयर कर रही होती है, क्योंकि वह बड़ी आसानी से एक और बास्केट डाल देता है। लड़कियां उस गुलाबी बालों वाले लड़के पर पूरी तरह फिदा हो जाती है, जबकि उसके साथी हैरान रह जाते हैं कि इतनी कम हाइट होने के बावजूद वह इतनी ऊंचाई तक कैसे कूद जाता है। मकोतो इसे मजाक में टाल देता है और कहता है कि पास बहुत अच्छा था, फिर अपनी टीम को और जोश दिलाता है कि एक और बास्केट डालना है। उधर विरोधी टीम चिढ़ जाती है कि नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट आते ही लड़कियों के बीच इतना पॉपुलर क्यों हो गया। इसी बीच काइडो ज़रा भी डील नहीं देता। उसे अजीब लगता है कि यह लांस अब तक कोई चाल क्यों नहीं चला। आखिर वह सोच क्या रहा है। देखो, लांस असल में टॉप 100 कातिलों का एलीट ग्रुप है, जिसमें हर एक को नंबर दिया गया है, और उन सब में सबसे टॉप 12 को लेजेंडरी स्पीयर्स कहा जाता है, जिन्हें उनके सुप्रीम लीडर ओडिन के सीधे आदेश मिलते हैं। ये लोग इतने ताकतवर हैं कि अकेले ही हजारों सैनिकों के बराबर होते हैं। हत्या के मामले में वे किसी भी देश की पूरी सेना को कुचल सकते हैं। ये योद्धा सिर्फ सबसे अहम मिशनों पर भेजे जाते हैं, इसलिए काइडो को यकीन हो जाता है कि इनका असली टारगेट सिर्फ युजुआ है। उसका दिल भारी हो जाता है, क्योंकि पिछली मिशन की दर्दनाक यादें उसे फिर से सताने लगती हैं। उसे लगता है कि कातिल शायद उस गुप्त खजाने के पीछे हैं, जिसे चेयरमैन ने उनसे चुरा लिया बताया जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि अगर अकात्सुकी ने सच में इस स्कूल में हमला करने का फैसला किया, तो क्या वह अपनी मौजूदा हाई स्कूल बॉडी के साथ सबकी, खासकर अपनी बचपन की दोस्त की, जान बचा पाएगा। कुछ देर बाद सब लोग क्लास में लौट आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मकोतो के बारे में बात करना बंद ही नहीं करते।
लड़कियां उसे कराओके के लिए बार बार बुलाती रहती हैं। वह तुरंत ही लेडीज क्रश बन जाता है, खासकर जब वह बताता है कि उसने अमेरिका में थोड़ा बास्केटबॉल प्रैक्टिस किया था। उधर हमारा हीरो चुपचाप सिचुएशन देखता है और समझ जाता है कि अकात्सुकी आज कोई चाल नहीं चलेगा। वह तय करता है कि कल उसे पूरा गार्ड बनाए रखना होगा। तभी युजुआ उससे पुकारती है और पूछती है कि क्या वह स्कूल के बाद कहीं उसके साथ चल सकता है। हमारा लड़का तुरंत बिना सुने ही उसका ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि उसे सीधे घर जाना चाहिए। लेकिन अचानक उसके कंधे पर एक हाथ रखता है, मकोतो। वह युजुआ को बड़ी खुशमिजाजी से उसके नाम से संबोधित करता है। यह सुनते ही काइडो के लिए सब रेड फ्लैग्स जल उठते हैं। साफ है कि वह युजुआ के पीछे पड़ा है। मकोतो अपना परिचय देता है, लेकिन युजुआ कहती है कि वह तो पहले से ही पूरे स्कूल का सबसे मशहूर हॉट न्यू बॉय है। फिर वह पूछती है कि उसने उसका नाम कैसे जाना, जबकि वे कभी मिले ही नहीं। ट्रांसफर स्टूडेंट बड़ी मासूमियत से मुस्कुराकर कहता है कि वह वही हाई स्कूल गर्ल है जिसने अकागी ग्रुप की दौलत विरासत में पाई है। यह सुनकर युजुआ चौंक जाती है और थोड़ा उदास हो जाती है। मकोतो आगे कहता है कि उसके पिता चेयरमैन के एहसानमंद हैं, इसलिए उसे आदेश दिया गया है कि वह युजुआ का ध्यान रखे। लेकिन जब वह उसे कहीं चलने का न्योता देता है तो काइडो तुरंत बीच में बोल पड़ता है और बहाना बनाता है कि उसकी उंगली प्रैक्टिस में चोटिल हो गई है और उसे नर्स के पास जाना है। फिर वह मकोतो को ठंडी नज़रों से घूरता है। मकोतो मजबूर होकर उसका साथ देता है और दोनों युजुआ से अलग हो जाते हैं। युजुआ पीछे मुड़कर मुस्कुराती है और कहती है कि उसने उसे एक बार फिर किसी अजीब आदमी से बचा लिया। थोड़ी देर बाद जब दोनों काइडो और मकोतो छत पर खड़े होते हैं, मकोतो नज़ारे की तारीफ करता है और कहता है कि हाई स्कूल की जवानी का यह समय सचमुच बेहतरीन होता है। फिर वह काइडो की ओर देखकर मजाक करता है, क्या तुम मुझे यहाँ प्यार का इजहार करने लाए हो? लेकिन काइडो चुप रहता है। मकोतो हंसकर बात आगे बढ़ाता है और कहता है कि युजुआ काफ़ी क्यूट है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि वह चेयरमैन की बेटी है।